कर चुका है। ठीक। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप सबके? वीकेंड पे आगे पढ़ने सब कोई? हाँ, ये बताइए तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? जल्दी से आइए सर। अरे आगे भाई, अक्सा फारूकी, आगे 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 अक्सा। तो ये बताइए कहाँ तक पढ़े थे, क्योंकि हमको ना निकालना पड़ेगा पीपीटी, हमको याद वाद है नहीं। नहीं पता, आप लोग को भी नहीं पता है, ये तो गलत बात है। एंशियंट तो खत्म हो गया था। हाँ, एंशियंट खत्म हो गया था। तो मेडिवल में शुरू करा आज मेडिवल। आज मेडिवल करते हैं शुरू। ज्यादातर को पता ही नहीं है। बहुत सही। मेरा विद्यार्थी है ना आप लोग। तो एक कहावत है, गुरु गुड़ चेला चीनी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत अभी से शुरू करते हैं। एक मिनट में जरा सेंड कर लूं यहाँ पे, तेजी से खत्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज नेट गायब है और मुझे अपना पर्सनल नेट यूज करना पड़ रहा है ऑफिस का। बस बस 1 मिनट। हाँ, मोनी कुमारी 1.0 में क्लास नहीं होगा क्या? मोनी, बात यह है कि मुझे बोला गया है, मैंने पहले भी बोल दिया था ये बात कि आ, कि जो है जितने भी लोग हैं ना 1.0 वाले, सबको बोला गया है कि 4.0 में ही ज्वाइन करने क्लास को। मैंने बताया हुआ था। और मैं आज भी बता देता हूँ, जितने लोग 1.0 वाले हैं सब आ जाइए 4.0 में। यहाँ थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एक मिनट, मेरा थोड़ा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है भाई? जस्ट मिनट। सर 2.0 बैच से थी पर सभी डिलीट हो गया था गलती से, इसलिए 4.0 बैच फिर से लिया हूँ। आप पैसा दे के लिए हैं अरमान अली दोबारा से? भाई मेरे पैसा क्यों दिया आप? अरे बाप रे, इतना पैसा मतलब क्यों बर्बाद करते हैं जी? आप बात क्यों नहीं किए यहाँ टीम से? आप बात क्यों नहीं किए? आपका काम हो जाता। दीपक सर बोले थे दोबारा खरीदने। देखिए, सुनिए, बता रहे हैं हम आपको। बात ये है भाई मेरे, नेट बहुत स्लो चल रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, जब तक आता है तब तक आता है। तब तक क्या करते हैं हम लोग, यूं ही पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? दिल्ली सल्तनत का। अरमान अली बोलिए सर, क्या? आज पहली बार आप मेरा लाइव देख रहे हैं? क्या बोले भाई? सर यूट्यूब में लाइव कब लेते हैं?
अमर यूट्यूब पे लाइव 2 टाइम लेते हैं हम, एक्चुअली 3 टाइम लेते हैं, लेकिन ना वो जो एक 8 बजे से लेते हैं वो आप लोग प्रूव नहीं करिएगा, छोड़ दीजिए उसको। ये क्या चल रहा है, तो मैं बता देता हूँ अपना यूट्यूब का टाइम। लेकिन यूट्यूब पे पढ़ने आते कहाँ हैं आप लोग? जबकि पता है एक बात, यूट्यूब पे जो हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं ना, यहाँ से ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। पता है यहाँ से ज्यादा अच्छा क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि यहाँ एक फिक्स टाइम के भीतर हमको क्लास खत्म करने का रहता है, शेड्यूल रहता है, इससे ज्यादा क्लास नहीं खींच सकते हैं। एक टाइम दे दिया जाता है, उस टाइम के भीतर हमें क्लास को एक्चुअली छुट्टी चल रहा है ना, वीकेंड पे थोड़ा समस्या हो जाता है कभी कभी, ज्यादा हमेशा नहीं होता है प्रॉब्लम, कभी कभी रहता है प्रॉब्लम। मैं देख रहा हूँ, अगर आ जाए तो आ जाए। कभी कभी सिर्फ रूम का भी कनेक्शन गायब रहता है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? अगर आप लोग को हिस्ट्री पढ़ना है, जो यहाँ भी पढ़ते हैं, तो वहाँ हम लोग 10 बजे से लेकर के 10 AM से लेकर 11 AM तक पढ़ते हैं हिस्ट्री, जिसमें से हाफ एन आवर शुरुआत का पढ़ते हैं थियरी। यहाँ से ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम बॉन्ड नहीं रहता है ना, आराम आराम से पढ़ते हैं, एक एक करके चलते हैं। जो है वहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियों के आगमन से लेकर के अभी हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? भारत विजय तक पढ़ चुके हैं अंग्रेजों का। और एक दिन पढ़े हैं सिर्फ सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन, वही राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वो सब। और वहाँ बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पूरा मॉडर्न इंडिया भी खत्म करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ एंशिएंट इंडिया वगैरह में शुरू होंगे। और फिर बाकी का जो हाफ एन आवर है उसमें MCQ करते हैं। और 3 बजे से 4 बजे के बीच, ये आप लोग को बोरिंग लगेगा थोड़ा, पहले हाफ एन आवर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, थियरी, MCQ नहीं। और देन फिर हाफ एन आवर हिस्ट्री का MCQ पढ़ते हैं। तो ये तो है पूरा हिस्ट्री का जो है, क्या बोलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या? दिल्ली सल्तनत। सर तो आज UIT पर छुट्टी है। हाँ, आज UIT की छुट्टी है, वीकेंड पे YT पे छुट्टी रहता है। एक दिन हम लोग लेते हैं मैराथन, चाहे वो शनिवार को ले लें या रविवार को ले लें, कभी कभी दोनों दिन ले लेते हैं। मतलब कभी कभी सैटरडे एंड संडे दोनों दिन लेते हैं। बट आमतौर पे क्या होता है, छुट्टी रहता है। एक दिन तो कम से कम मैराथन रहता है। जैसे आज मेरा मैराथन नहीं है, तो आज मैं छुट्टी पे था, तो आप लोग का जो है शेड्यूल कर लिए थे कि आज जो है क्लास नहीं है, तो ले लेते हैं कुछ वीकेंड पे क्लासेस। ठीक है, तो चलिए फिर दिल्ली सल्तनत को शुरू किया जाए। और यहीं पर बता तो दिए, एक 10 से 11, एक 3 से 4 बता दिए भाई। चलिए अब शुरू करते हैं पढ़ाई ना हम लोग। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, कैसे हुई थी? तो याद रखिएगा कि 1291 में दिल्ली सल्तनत, ठीक है, 1291 में बैटल ऑफ तराइन हुआ। बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी। मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, आप लोग चाहे तो यहाँ से उतार सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, हम आप लोग जो पहली बार जुड़े हैं उनके लिए बता दें, पहले हम बहुत बार बता चुके हैं कि किस तरह से क्लास करना होता है मेरा, जो इफेक्टिव होगा। आप लोग अभी शांति से सुनिए, बस कहानी सुनिए। जो भी है फैक्ट वैक्ट कुछ भी याद नहीं रहेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस बैठ के क्लास देखिए। जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके 2-4 घंटे 5 घंटे बाद, 8-10 घंटे बाद, या रात में जब भी मौका मिले, आराम से चाय या कॉफी बनाइए, बगल में रखिए और दोबारा से क्लास स्टार्ट कीजिए। उस वक्त आपको PDF भी मिल जाएगा इस क्लास का, और दोबारा से पॉज कर करके खुद के नोट्स बनाइए। क्लास से यूज कीजिए नोट्स बनाने के लिए, और जो PDF दिया रहेगा उस PDF का इस्तेमाल कीजिए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, यही होगा इफेक्टिव तैयारी। ठीक, तो अच्छा सॉरी, 1291 कुछ ज्यादा लिख दिए हैं, 1291 नहीं, 1191 में क्या हुआ? बैटल ऑफ तराइन हुआ पहला। ठीक है, उसके बाद इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई, पृथ्वीराज चौहान जीता और मोहम्मद गौरी की हार हो गई। फिर दोबारा से मोहम्मद गौरी आ गया 1192 में, और इसको कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई।
उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को ले जाया गया था, गजनी ले जाया गया और वहां उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि बीच में कहानी है, उनके जो राजकवि थे चंद्रवरदाई का, वही 4 बांस 24 हाथ अष्ट अंगुल परमान, सुने हैं ना, ताते पे सुल्तान है मत चुको चौहान। हालांकि हमको लग रहा है ये वाला हो चुका है टॉपिक, ये वाला टॉपिक हो चुका है क्या? आप लोग, मैं ये कर रहा हूँ, नो 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 नो, ठीक है, तब हम दूसरे बैच में पढ़ाए होंगे ये चीज। एक्चुअली डेजाबू होता रहता है हमको ठीक है, एक ही मतलब 4-5 बैच चलता है ना जी, तो याद ही नहीं रहता है कि किस बैच में हुआ है किस बैच में नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। तो बैटल ऑफ तराइन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गौरी और इसके पहले के जो इस्लामी आक्रमणकारी थे उनमें एक अंतर था। अंतर यह था कि मोहम्मद गौरी ना भारत पे इस बार लूटने नहीं शासन करने आया था। भारत पे क्या आया था? शासन करने आया था। तो भारत के पूरे क्षेत्र पर कब्जा हो गया फाइनली, इस उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर। उसके बाद जब गौरी की मृत्यु हुई तो इसके पूरे जीते हुए क्षेत्र को 4 भागों में बांट करके उसके 4 गुलामों को दे दिया गया, जिसमें से भारत वाला क्षेत्र किसके हिस्से आया? उसके एक गुलाम जिसका नाम हम लोग जानते हैं क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। सॉरी, कहाँ जा रहे हैं हम भी, कुतुबुद्दीन ऐबक उसके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से आया। और चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम था, इसलिए गौरी का क्या था, ये गुलाम था, इसलिए क्या हुआ, मोहम्मद गौरी इस जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शुरुआत किया जिस वंश का, उसे क्या कहा गया? गुलाम वंश कहा गया। अच्छा, एक आप लोग से सवाल पूछा है जो बिल्कुल इतर है लेकिन समझने के लिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, ठीक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 2-4 चीज आप लोग सुन लीजिए बस ऐसे ही। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना वो इल्तुतमिश बना, और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। क्यों कहा जाता है उसके पीछे 2-4 रीजन है। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक को एस्टेब्लिश करने का ज्यादा मौका मिला नहीं, एक। दूसरा बात क्या, जल्दी चला गया वो। दूसरा बात क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली को अपना राजधानी नहीं बनाया, उसकी राजधानी लाहौर थी, वो लाहौर से ही शासन कर रहा था इस पूरे क्षेत्र पे, ठीक है। तो हाँ, अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी होगा। तो वो पूरे क्षेत्र को क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, लाहौर से ही कर रहा था। और उसके बाद तो इल्तुतमिश आ गया। हालांकि इसके बारे में 2-4 बातें हैं जहां से सवाल आता है, जैसे ये बहुत दानी था तो इसको लाख बख्श कहा जाता है, लाखों दान देने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? अब जब तक पीपीटी नहीं आ जाता तो ऐसे चलेगा ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि बहुत दानी था तो इसलिए इसके दान पुण्य के कारण इसको क्या कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श। लाख बख्श कैसे होगा जी? लाख बख्श, जाने दीजिए, मैं अलवी लिख देता हूं आप लोग कर लेना, ठीक है। तो लाख बख्श कहा जाता था, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दान करता था। इसके 2-3 निर्माण बहुत फेमस हैं। निर्माण में इसने दिल्ली में क्या निर्माण करवाया? दिल्ली में निर्माण करवाया सबसे पहले तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। एक्चुअली दिल्ली का जो महरौली क्षेत्र है ना, जहाँ पे कुतुब मीनार है, उसी कॉम्प्लेक्स में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। वहां पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर था, तो उसको तोड़वा करके उसकी जगह पे क्या बनवाया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। उसके बाद एक और निर्माण शुरू करवाया, खत्म नहीं करवा पाया, कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, अपने नाम पे नहीं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया तो, और कुतुब मीनार का, तो वो अपने नाम पे रखवाया इस मीनार का नाम कुतुब मीनार। दरअसल एक सूफी संत था जिसको वो बहुत मानता था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इस मीनार का नाम उसने कुतुब मीनार रखवाया। हालांकि वो कंप्लीट नहीं करवाया था, कंप्लीट करवाया था आगे, इसने प्रारंभ करवाया। क्या करवाया? प्रारंभ करवाया। और इसे खत्म कौन किया? पूर्ण कौन? खत्म नहीं, पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण कौन करवाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको क्या किया? खत्म करवाया।
हालांकि बीच में फिर क्या हुआ था ना कि वो बिजली गिर गया था उसके ऊपर, तो वो टूट गया था, तो फिर उसको तुगलक वंश के द्वारा उसको फिर से ठीक करवाया गया था। उसके बाद एक निर्माण कार्य हुआ अजमेर में। अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था, उसके स्थान पे बनाया क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। बस इतना ही पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। बाकी ये पोलो खेलते हुए गिर गया था, बाकी ये क्या हुआ था, पोलो खेलते हुए कहां से गिर गया था, घोड़े से गिर गया था। पोलो खेलते हुए क्या हुआ था, घोड़े से गिर गया था, गिरकर क्या हो गई थी, मौत हो गई थी इसकी। अच्छा एक बात और, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये कौन था, तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तुर्क था। इनफैक्ट लोदी वंश से पहले जितने भी वंश आए, गुलाम वंश आया, गुलाम के बाद कौन आया था, गुलाम वंश के बाद मतलब आप सारे ही को रख लीजिए ना, ऐसे ही सुन लीजिए, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है पूछने वाला। गुलाम था, खिलजी था, तुगलक था, और कौन था जी, सैयद था। हाँ, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश था। तो लोदी मैं लिख देता हूं बस। लोदी वंश के अलावे, लोदी था अफगान, लोदी वंश के जो शासक थे वो कौन थे, अफगान थे। और लोदियों के अलावे, और ये अंतिम शासक था, अंतिम वंश था मतलब दिल्ली सल्तनत का। और लोदी से पहले जितने आए थे सब कौन थे, तुर्क थे। लोदी अफगान था, बाकी कौन था, बाकी सभी तुर्क थे। एक बार सवाल पूछा गया था कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, तुर्कों ने, अफगानों ने, अरबों ने, यूनानियों ने। तो किसने किया था, तुर्कों ने किया था। तो याद रखिएगा कि जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक और वंश हुए सब तुर्क थे एक्सेप्ट लोदी। लोदी कौन था, लोदी अफगान था। इसीलिए लोदी वंश के बारे में एक सवाल आया था कि भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की, तो वो लोदियों ने की थी। याद रखिएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक वंश जो था वो लोधी वंश था। और अब तक दिल्ली की गद्दी पे कितने अफगान वंश ने शासन किया, 2। पहला लोधी था, पहला अफगान वंश, और दूसरा कौन था, शूर वंश था। ठीक है, शूर वंश था। कौन था, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी भी अफगान था। ठीक है, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा अफगान शासक वंश बना सूर वंश। तो ये ठीक है। और वैसे शेर शाह सूरी दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था, आप लोगों को पता है। हुमायूं से लड़के इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था, और देन फिर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। और जब तक मरा नहीं, फिर क्या हुआ कि शेर शाह सूरी मतलब ये हुमायूं वापस नहीं आ पाया था। यहां तक तो हो गया। यहां तक क्या है, तो किसके बारे में था, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे। अब आप लोग से एक अलग से सवाल, एक्स्ट्रा सवाल, मतलब जो आप लोग के टॉपिक से नहीं जुड़ता है, लेकिन जरा देखें कितने लोग को पता है। ये बताइए तो, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे सुल्तान। क्या बोलते थे, दिल्ली सल्तनत का जो शासक था उसको बोलते थे सुल्तान। उसके बाद जब मुगल आ गए, कौन आ गए, मुगल, तो मुगल के शासक को क्या बोला जाने लगा, बादशाह। इसको सुल्तान क्यों नहीं कहते थे, या इसको बादशाह क्यों नहीं कहते थे, कौन बताएगा। तब तक मैं नेट चेक करता हूं एक बार, कौन बताएगा, बताइए ऐसा क्यों। ना, अभी भी नेट नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं फिर हम लोग। और वैसे भी क्या बोलते हैं, देखता हूं। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया।
देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि मोहम्मद गौरी द्वारा विजित क्षेत्र, इसको ये वाला क्षेत्र मिला, सिंध, मुल्तान वगैरह। दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की, सुल्तान की पदवी इसने धारण नहीं की, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं ऐसे भी मानते हैं। और उसने लाहौर को ही उसकी राजधानी थी। और ये पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये बहुत उदार था, इसलिए इसे लाख बख्श, अच्छा बख्श कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला। उसके बाद इसने 2 मस्जिद बनवाया, एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद महरौली क्षेत्र दिल्ली में, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। उसके बाद इसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में या याद में कुतुब मीनार की नींव रखी। हालांकि इसे बाद में कौन पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। एक आध चीज छूटा था, जैसे मलिक जिसने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, तुर्की के खास साथ था इसलिए मुगल सुल्तान ना, सुल्तान से दिल्ली पर राज करता था, बाकी बादशाह ना, प्रगति ना 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 ना। पूछे हैं उसका जवाब दे दीजिए। अच्छा जरा देख लें क्योंकि मुगल पूरे भारत पे ना, भाई सुल्तान को डिग्री दी जाती थी। अच्छा, और बादशाह को डिग्री नहीं दी जाती थी। लिखावट समझ नहीं आता, कोई नहीं, सुन लीजिए, सुन के वैसे भी आप लोग अपना लिखना है। सुल्तान को खलीफा नियुक्त करता था मोनी। प्लीज थोड़ा ठीक से पढ़ाइए। ओके, तबस्सुम सर, दोनों में अंतर होगा। हाँ वो अंतर तो था, तभी तो शेरशाह टॉम्ब भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो आप इसका मतलब सासाराम से हैं। हम गए एक बार, मेरे दोस्त रहते हैं वहाँ पे, टॉम्ब के पास ही उनका घर है। इनफैक्ट उसके घर से टॉम्ब दिखता था, क्योंकि वो अपने अपने शान को ये। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, आप में से कुछ के आंसर सही है, तो मैं ना कुछ के जो आंसर सही है तो वो मैं बता देता हूँ एक बार, ताकि आप लोग के भीतर की जो जिज्ञासा है ना वो खत्म हो जाए। मतलब जिज्ञासा ना खत्म हो जाए, मतलब ये हो जाए पूरा कि जवाब मिल गया। देखिए, एक होता है खलीफा, होता है नहीं, होता था, क्योंकि एक हुआ मुस्तफा कमाल पाशा, उसने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। ये खलीफा जो होता था इस्लाम का सर्वोच्च धर्मगुरु होता था, इस्लाम का सर्वोच्च धर्म गुरु। लेकिन यहाँ पे धर्म गुरु कहना खलीफा के लिए पूरा सही नहीं है, पूरा सही नहीं है। जैसे पोप, पोप होता है क्या? ईसाइयों का, ठीक है। और माना जाता है हिंदुओं में सर्वोच्च कौन है? हिंदुओं का शंकराचार्य। अभी जो आप लोग देखे होंगे, क्या बोलते हैं बहुत सारा न्यूज में, शंकराचार्य। ये सुनिए बस, ये सब लिखना उखना है नहीं, समझने के लिए। तो ये सभी क्या सर्वोच्च धर्मगुरु है। खलीफा इस्लाम का सर्वोच्च धर्मगुरु होता था। ये बात पूरा सही नहीं है, आधा सही है। लेकिन जैसे पोप ईसाई में, हिंदुओं में शंकराचार्य, वैसे इस्लाम में खलीफा। लेकिन अंतर ये था कि इस्लाम का धर्मगुरु, सॉरी ईसाइयों का धर्मगुरु या हिंदुओं का धर्मगुरु सिर्फ धर्म का प्रधान होता था, कि धार्मिक मामले में लीडर कौन है तो वो शंकराचार्य। हिंदुओं का धार्मिक मामले में लीडर कौन है? शंकराचार्य। या फिर ईसाइयों का धार्मिक लीडर में कौन है हेड? तो पोप है। बट इस्लाम के साथ बात ये था कि इस्लाम में जो खलीफा होता था ना, वो धार्मिक रूप से लीडर तो वो धार्मिक रूप से लीडर तो होता ही था, साथ साथ राजनीतिक रूप से भी राजनीतिक प्रधान भी होता था। क्योंकि जब इस्लाम का उदय हुआ ना, दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है इस्लाम जो अपने उदय के साथ ही राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त कर लिया। अंतर समझिए, जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, इस्लाम धर्म के प्रवक्ता कौन है? मोहम्मद साहब हैं। तो जब मोहम्मद साहब जीवित थे उस वक्त वो ना सिर्फ इस्लाम के सर्वोच्च धर्मगुरु थे, बल्कि वो मदीना रियासत के शासक भी थे। इसलिए जब रियासत मदीना जैसी बातें होती है तो वो दरअसल उस राज्य की स्थापना, जैसे इमरान खान पाकिस्तान का जो कहता था हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, वो दरअसल बात कर रहा था कि मोहम्मद साहब जैसा शासन चलाए थे मदीना में वैसा। जबकि मोहम्मद साहब क्या थे उस वक्त?
धर्मगुरु थे किसके? मुसलमानों के सर्वोच्च धर्मगुरु थे। जब तक वो थे जीवित तब तक वो धर्मगुरु थे, लेकिन साथ साथ वो मदीना के शासक भी थे। तो इस्लाम ने एसोसिएट कर लिया था डे वन से अपने आप को पॉलिटिक्स से, ठीक है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल इस्लाम। तो जब खलीफा जो होता था वो क्या होता था? धर्म का तो प्रधान होता ही था, साथ साथ राजनीतिक प्रधान भी होता था, ठीक है। और जो शासक, परंतु पूरी दुनिया में जो मुसलमान शासक थे वो नहीं मानते थे इनको प्रधान, कि हाँ मतलब धार्मिक रूप से तो मानते थे, हाँ धार्मिक रूप से सर्वोच्च वही है, हम नहीं है, लेकिन कुछ शासक मानते थे कि हमारा किंग भी वही है, हम उसके बिहाफ पे शासन कर रहे हैं। जैसे कि मुगल बादशाह था, वो अपने यहाँ नियुक्त करता था किसको? जैसे बंगाल में सूबेदार नियुक्त करता था, अलग अलग जगह सूबे में सूबेदार। तो कुल मिला के कह लीजिए कि खलीफा का सूबेदार होता है सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान क्या करते थे? बगदाद के खलीफा, याद रखिएगा खलीफा भी हर जगह के खलीफा का अलग अलग समय में अलग अलग महत्व रहा है। हमेशा महत्व खलीफा का एक जगह के खलीफा का हमेशा से महत्व नहीं रहा है। दिल्ली सल्तनत के टाइम में जिस खलीफा का जो बहुत महत्व था वो थे बगदाद के खलीफा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सत्ता ट्रांसफर होता होकर कहाँ चला गया? ये चला गया किसके पास? तो तुर्की के खलीफा के पास। क्यों चला गया होगा? तो सोच के देखिए, हम बताए थे आपको कि इस्लाम ने अपने आप को क्या किया? पॉलिटिक्स से एसोसिएट कर लिया। तो स्वाभाविक रूप से जब जब जिस जिस जगह का राजनीतिक जो शासक था वो प्रभावी होगा, वहां के खलीफा भी प्रभावी हो जाएंगे। तो आप लोग ओटोमन साम्राज्य का नाम सुने होंगे। मुसलमानों ने जो सबसे मजबूत अपना ये बनाया, क्या बोलते हैं, साम्राज्य खड़ा किया, कई साम्राज्य खड़े हुए, उसमें से सबसे मजबूत और सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सबसे बृहद क्षेत्रों में फैला साम्राज्य था ओटोमन अंपायर। एक जो अर्दुगल गाजी उस पर सीरियल आया है। तो ओटोमन साम्राज्य का जो पावर सेंटर था वो तुर्की था। मॉडर्न डे जो तुर्की है, अब तो तुर्की से नाम तुर्की कर लिया है ना वो, तो वो क्या था? पावर सेंटर था ओटोमन अंपायर का। तो जब ओटोमन अंपायर पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल इस्लामिक अंपायर खड़ा किया, तो उसके खलीफा भी क्या हुए? दुनिया के सबसे सर्वोच्च खलीफा बन गए। वो स्वाभाविक है राजनीतिक रूप से, और वो सिर्फ इस्लाम में नहीं हर जगह होता है। पहले पता है तक्षशिला के ब्राह्मणों का बहुत अधिक महत्व था, तक्षशिला से ब्राह्मण बुलाए जाते थे। तक्षशिला कहाँ? पाकिस्तान में जो है वो प्राचीन तक्षशिला। आप जानते हैं चाणक्य भी क्या था? मगध में रहता था, लेकिन था तक्षशिला का। लेकिन धीरे धीरे जब मगध अंपायर बढ़ा, मगध का प्रभाव बढ़ा, तो काशी क्षेत्र मगध में समाहित हो गया, तो काशी के ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। वो एंशिएंट इंडिया में, कभी अगर थॉटफुल अगर ये बात करनी हो कभी तो उस पर करेंगे बात, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे वो सभी खलीफा से प्रमाण पत्र लेते थे। कुछ लोगों ने लिखा भी है, एक दो ने। तो इसी वजह से वो क्या थे? सुल्तान थे। वो क्या थे? सुल्तान थे। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च शासक वो अपना किसको मानते थे? खलीफा को मानते थे। और यही प्रमाण पत्र लेना मुगलों ने बंद कर दिया। बोला ना, खलीफा है पर वो धार्मिक हेड है, राजनीतिक हेड हम हैं। तब वो क्या कहलाए? बादशाह कहलाए, ठीक है। क्या कहलाए? बादशाह कहलाए। अभी देखिए, जब सऊदी अरब के वर्तमान जो अभी वर्तमान का सऊदी अरब है, इसकी स्थापना लगभग, इस प्रणाली की स्थापना लगभग पता है कब हुई है? 1920-30 के दशक में हुई है, ठीक। वहां पे दो फैमिली था सऊदी अरब में, सऊदी अरेबिया में दो फैमिली था, बहुत प्रभावी फैमिली था। एक सऊद फैमिली था जिसने क्या किया? राजनीतिक सत्ता हासिल किया, और दूसरी फैमिली ने बोला कि हमको हज डिपार्टमेंट दे दो भाई, हम इस्लाम के, हमारे परिवार से मौलवी जाएंगे सारे, जो हरम शरीफ या मदीना में जो मस्जिद है तो, और जो मक्का में मस्जिद है, उसका पूरा जो जिम्मेदारी है मेरे हाथ में होगा। हालांकि उस वक्त उस फैमिली की गलती थी, क्योंकि मेन ताकत उस सऊद फैमिली को दे दिया। पॉलिटिक्स कौन देखेगा? सऊद फैमिली देखेगा, और उस फैमिली का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो फैमिली देखेगी। बाद में सऊद फैमिली ने क्या किया? अरब का नाम ही अपने परिवार के नाम पे रख दिया, सऊदी अरब, मतलब अल्टीमेट है, ठीक है। अरब नाम था, सऊदी अरब इसलिए कहते हैं क्योंकि सऊद फैमिली उस देश पर शासन करती है। तो सऊदी अरब ने क्या कहा कि आप पॉलिटिकल हेड, रिलीजियस हेड रहना, हम पॉलिटिकल हेड रहेंगे। इसीलिए सऊदी अरेबिया को क्या कहते हैं? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहते हैं। किंगडम है कि यानी कि हम आप में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कार्यों में, आप मेरे कार्यों में हस्तक्षेप मत करना। लेकिन बाद में जब सऊदी फैमिली का पॉलिटिकल वर्चस्व बढ़ा तो इसने क्या किया? डोमिनेट कर लिया इस फैमिली को भी, अलग मैटर है। लेकिन सऊदी अरब के बगल में एक देश है ओमान। ओमान का नाम सुने आप लोग? ओमान क्या मानता है कि हम किंगडम नहीं है, जबकि वहां भी शासक है, किंग है। तो वो क्या मानता है? हम लोग सल्तनत हैं। और वो लोग, उस देश का नाम पूरा क्या है? सल्तनत ऑफ ओमान नाम है पूरे का। तो ये खलीफा फिर किसको मानता है? तो खलीफा अल्लाह को मानता है।
वो यानी कि सर्वोच्च शासक किसको मानता है? खलीफा मतलब सर्वोच्च शासक किसको मानता है? अगर ये सुल्तान है तो इसका शासक कौन है? बोलता है अल्लाह है, हम अल्लाह के बिहाफ पे शासन कर रहे हैं, इसलिए हम क्या है? हम सुल्तान है। इसलिए जब ओमान का जो हेड आता है तो क्या बोलते हैं? ओमान के सुल्तान आए हैं और सऊदी के किंग आए हैं। हालांकि अभी MBS आता है और उसके पप्पा जिंदा है, वो किंग है, तो उनको क्राउन प्रिंस बोलते हैं कि जैसे ही वो किंग की मृत्यु होगी तो ये क्राउन प्रिंस है, ये बन जाएगा किंग सऊदी का। ठीक है, आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे इसको। सर बुरा मत मानिएगा, आप किस कास्ट में आते हैं? अरे बाप रे बाप, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? देखिए हम ना शूद्र में आते हैं। लिखें कैसे सर इसको लिखना क्यों है भाई? इसको समझ लीजिए ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये बस ज्ञान प्राप्ति के लिए है। एग्जाम में क्या आएगा कि लाख बख्श किसको कहते हैं, पर क्या होता है ना, क्लासेस थोड़ा ज्ञान प्राप्ति के लिए भी होता है। बाकी जो चीज हम बताएंगे कि ये एग्जाम में आएगा वो आपको आपके लूसेंट तक में मिल जाएगा। ठीक है, सुधर नहीं होता है, शूद्र होता है। चलिए, तो आप लोग को सुल्तान और बादशाह का अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना हम आप लोग का कमेंट हटाते हैं यहाँ से स्क्रीन से, ताकि हमको दिखे ही नहीं। वैसे भी हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग कमेंट हटा दीजिए पढ़ाते समय। चलिए मैंने हटा दिया। हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, लाख बख्श पढ़ चुके हैं, सब कुछ तो पढ़ ही चुके हैं। अब आते हैं इल्तुतमिश पे। इल्तुतमिश क्या था? वास्तविक संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का। क्यों? क्योंकि इसने प्रॉपर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और अपना जो लेके आया वो दिल्ली लेके आया। क्या? शासन दिल्ली लेकर के आया, राजधानी दिल्ली लेके आया। इसने क्या किया? लाहौर की बजाय क्या किया? दिल्ली को राजधानी बनाया। लाहौर किसकी राजधानी थी? एक सिख जो है अंपायर की भी राजधानी थी। रंजीत सिंह ने भी क्या किया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था। तो याद रखिएगा, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जो इस कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन जो था ये खुद ही गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, तो इसलिए ये गुलाम का गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक, बस इसके बारे में इतना ही याद रखिए। और एक चीज याद रखिएगा कि इसने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। वो हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। ये स्लाइड आप लोग को मिल जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, परंतु वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था दिल्ली सल्तनत, परंतु उसने शासन कहां से किया? लाहौर से किया। उसने कभी भी क्या किया? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2-4 निर्माण कार्य करवाए। क्या? महरौली में क्या किया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। किसके नाम पर? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था? तो अजमेर में बनवाया था। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसे गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही गुलाम था। किसका? गौरी का। और इसने प्रॉपर सुल्तान की उपाधि धारण की। और कहां से ये लोग लेता था अपना प्रमाण पत्र? तो बगदाद के खलीफा से लेता था। क्यों? क्योंकि इस वक्त ओटोमन साम्राज्य स्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो वहां के तुर्की के खलीफा का महत्व नहीं बढ़ा था। उसके बाद इसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करवाए गए कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को क्या किया? पूरा करवाया। ठीक है, और इसने दिल्ली को राजधानी बनाया लाहौर की जगह पे। बस इतना काफी है। चलिए, उसके बाद शासक बनी इसकी बेटी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में सवाल में बहुत ज्यादा नहीं है। बस रजिया सुल्तान क्या है? भारत ही नहीं विश्व की पहली महिला शासिका मानी जाती हैं। ठीक है, इसने अपने दम पर क्या किया? शासन किया। जितना दिन भी किया, 4 साल किया लगभग शासन। इसको शासक बनाने के पक्ष में नहीं थे कौन? वहां के अमीर लोग। अमीर मतलब कौन? रिच पर्सन नहीं कि बहुत पैसा है इसके पास। अमीर एक वर्ग होता था। ठीक है, और वो सारे अमीर कौन होते थे? तुर्क होते थे। इन लोग तुर्की था सब कोई। तो इन लोगों ने विरोध किया कि नहीं, महिला शासिका कैसे बन सकती है। तो उन्होंने क्या किया? जो महिलाओं का वेशभूषा था उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, और पुरुषों की भांति कुबा या कोट धारण किया। और एक जो कुला टोपी को कहते थे, जो पुरुष धारण करते थे, वो टोपी पहन के राज दरबार में आई। बोली मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है, शासक तो हम ही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ?
एक अबिसिनियाई दास था याकूत, उसने क्या किया, इसको अमीर ए आखुर बनाया। अमीर ए आखुर होता है घुड़सवार मतलब का, असोसाला का प्रमुख होता है अमीर ए आखुर। ये दास था अबिसिनिया का। कहते हैं जो याकूत था उससे प्यार करती थी, कौन, तो ये प्यार करती थी रजिया सुल्तान, स्वाभाविक है। तो ये बात वहाँ के क्या बोलते हैं अमीरों को अच्छा नहीं लगता था। तो जब अमीरों को अच्छा नहीं लगता था तो उसमें से एक अमीर अल्तुनिया के मदद से क्या हुआ, इन लोगों ने विद्रोह किया। ठीक है, अल्तुनिया की मदद से क्या हुआ, अमीर यही मतलब विद्रोह में सबसे आगे यही था, इसने क्या किया, विद्रोह किया। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, सोची कि रजिया सुल्तान की इसको ना हम या क्या करते हैं, युद्ध करते हैं इससे, और इसको हरा करके इसको ये किया जाए, मतलब पनिश किया जाए कि क्यों विद्रोह कर रहे हो। तो ये अपनी सेना लेकर के अल्तुनिया पे आक्रमण करने के लिए निकल गई। तो जब अल्तुनिया पे रास्ते में आक्रमण के लिए निकली तो इसको खबर मिला कि जो आपके जो दास थे, जो असोसाला का हेड था याकूत, उसकी हत्या कर दी गई है और आपके भाई को क्या कर दिया गया है, गद्दी पर बिठा दिया गया है। यानी अब आप दिल्ली सल्तनत की सुल्तान नहीं रही, अगर आप जाएंगे तो आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, तो इसने क्या किया, जब देखी कि अल्तुनिया की मृत्यु हो चुकी है और दिल्ली सल्तनत जा चुका है हाथ से, तो इसने अल्तुनिया से ही प्रस्ताव रखा किस चीज का, कि शादी कर लेते हैं। और अल्तुनिया से इसने क्या किया, शादी का प्रस्ताव रखा। और साथ में अब अल्तुनिया को क्या लगा कि ये दिल्ली सल्तनत की शासिका है, अगर हम इसे शादी कर लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत इनडायरेक्टली मेरा होगा। तो अल्तुनिया क्या किया, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और उसके बाद दोनों की सेना वापस आने लगी, कहाँ, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं ने क्या की, इनकी हत्या कर दी। रजिया और अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रहा था, रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, यहां तक है रजिया सुल्तान की कहानी। अब रजिया सुल्तान के बारे में इसने कोई खास निर्माण कार्य नहीं करवाया कि रजिया सुल्तान के बारे में ये पूछा जाता है। इल्तुतमिश के बाद ये शासक बनी थी, गुलाम वंश की शासक थी। ठीक है, और इसके अलावे अगर रजिया सुल्तान से आप लोग के पास कोई सवाल है इसके अतिरिक्त तो बताइए हमको, कि इसके अलावे भी रजिया सुल्तान से सवाल पूछता है। क्योंकि रजिया सुल्तान के बारे में जितना जरूरी था और इल्तुतमिश के बारे में जितना जरूरी था वो बता चुके हैं। इल्तुतमिश का मकबरा, ये सब चीज जो निर्माण कार्य है वो मैं बाद में बता दूंगा लास्ट में एक जगह पे, कि कहाँ पे क्या क्या बना, किस किस शासन के शासनकाल में बना। वो आप लोग को अलग से एक एक करके सब शासक का याद करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, एक सेकंड। ये देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और जो मैं ये कह रहा था आप लोगों को, ये देखिए सल्तनत कालीन जो विभाग है वो सब विभाग एक जगह दिया हुआ है, जहां से सवाल पूछता है। दीवाने विजारत, वजीर विभाग का अध्यक्ष, ये सब आएगा अभी। ठीक है, एक जगह सारे विभाग दे दिए हैं मैंने नोट्स में। उसके बाद किसके शासनकाल में क्या क्या बना है सब, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बना, कुतुब मीनार बना, 2.5 दिन का झोपड़ा बना। इल्तुतमिश ने क्या किया, सुल्तान गली का मकबरा बनवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा करवाया। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में बना। गंधक की बावली, महरौली, मैंने जरूरत से ज्यादा दे दिया है। ठीक है, बलबन के टाइम में लाल महल दिल्ली में, ये पूछा हुआ सवाल है। और बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है, बलबन का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, इसके काल में क्या क्या बना। ठीक है, सिकंदर लोदी के काल में क्या बना, सब एक जगह दिया हुआ है। ठीक है, उसका तो विजयनगर साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो मैंने ना आप लोग को जितना सवाल, हाँ अब ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के समय में ये वाला चीज बना वो नहीं बताया, तो वो एक जगह फिर लास्ट में है। ठीक है, वो लास्ट में एक जगह दिया हुआ है। तो कहाँ थे हम लोग, रजिया सुल्तान पे थे। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई, क्यों, क्योंकि अल्तुनिया के साथ वो वापस आ रही थी अपनी दिल्ली सल्तनत पे अधिकार करने। तो रास्ते में क्या हुआ, षड्यंत्रकारी डाकुओं ने क्या की, उनकी हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद एक दो शासक और बने, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, रजिया सुल्तान के बाद सीधा बलबन है। ठीक, बलबन से ठीक पहले एक नसीरुद्दीन महमूद शासक था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, इसका नाम तारीख मुबारक शाही में है। दरअसल क्या था, बलबन और नसीरुद्दीन महमूद के बीच डील हुआ था। बलबन बोला कि तुम्हारी मृत्यु तक हम शासक नहीं बनेंगे, तुम्हारे संरक्षक बन के रहेंगे, और जब तुम मर जाओगे तो हम शासक बन जाएंगे।
तो ये डील हुआ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बलबन खुद ही इसको मार दिया था, जाने दीजिए, जहर वहर दे करके। कुछ इतिहासकारों का मत है कि स्वयं बलबन ने ही सुल्तान को जहर देकर उसकी हत्या कर दी, किसकी, नसीरुद्दीन महमूद की। पर कोई दिक्कत वैसा है नहीं। रजिया सुल्तान के बाद जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल आप लोग से सीधा बलबन से आएगा। तो हम लोग बलबन में आते हैं। गयासुद्दीन बलबन, बलबन भी तुर्क था, इलवारी तुर्क था। इलवारी तुर्क इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक बार पूछा था कि बलबन क्या था, तो इलवारी तुर्क था। ठीक है, बलबन भी क्या था, मंगोलों ने इसको पकड़ के बचपन में बेच दिया था गुलाम के रूप में, तो ये भी एक गुलाम ही था। ठीक, इल्तुतमिश ने एक चलीसा दल बनाया था। ये चलीसा दल क्या था पता है, इसमें 40 प्रभावशाली लोग रहते थे, और ये प्रभावशाली लोग अलग अलग मुद्दे पर सुल्तान को क्या करते थे, सलाह देते थे। 40 लोग क्या करते थे, अलग अलग मुद्दे पर सलाह देते थे, किसको, शासक को। और बलबन भी क्या था, अपनी योग्यता से के दम पे इल्तुतमिश के चलीसा दल का सदस्य बन गया था। लेकिन बलबन क्या हुआ ना कि गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले क्या किया, चलीसा दल को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि बलबन चलीसा दल का सदस्य था, और बलबन ने देखा था कि चलीसा दल किस तरह से षड्यंत्र रचते हैं शासक को हटाने के लिए। इनफैक्ट इसी चलीसा दल ने क्या किया था, रजिया को हटाने के लिए भी क्या किया था, षड्यंत्र रचा था, और उस रजिया को हटाने के षड्यंत्र में बलबन खुद ही शामिल था। तो बलबन को पता था कि चलीसा दल वाले पीठ पीछे क्या क्या करते हैं शासक के। तो जैसे ही ये सुल्तान बना तो सबसे पहले इसने चलीसा दल को खत्म कर दिया, और इस चलीसा दल की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, चलीसा दल की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने। खत्म कौन किया, बलबन ने किया। क्यों किया जानते ही है, जैसे रजिया को अपदस्थ करने में भी उसने भाग लिया था, और किसको हटाना है किसको बैठाना है, मतलब ये किंग मेकर बन गया था ये संस्था चलीसा दल। तो बलबन ने सुल्तान बना और इस चलीसा दल को निरस्त कर दिया इसने। उसके बाद जो पढ़े हैं उसका इंग्लिश में नोट्स है यहाँ पे कंप्लीट, तो इंग्लिश वालों को भी नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा, और सुन लिए ही है वो हिंदी में। उसके बाद क्या आया, खिलजी आया, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, उसके बाद खिलजी। खिलजी के 2 शासक ही पढ़ने हैं महत्वपूर्ण, एक जलालुद्दीन खिलजी और एक उनका भतीजा और आगे चल के दामाद बना अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, कब की, 1290 के आसपास की थी, 1290 1290 से 96 तक ये रहा। और उसके बाद ये कुछ खास कर नहीं पाया, इसने खिलजी की पदवी यही लिया था। उसका भतीजा अलाउद्दीन जब खिलजी बना तो उसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में अगर इससे सवाल आता है तो बस जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में आता है कि इसने किसने स्थापना किया, किसका, खिलजी वंश का। जो खिलजी से सवाल आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक, और ये दिल्ली का सुल्तान बनने, हत्या करके बना था, मतलब निपटा के। तो दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले ये क्या था, इलाहाबाद का ये था, इस जागीरदार था, काइंड ऑफ कह सकते हैं, जमींदार था वहाँ का। जमींदार से ज़्यादा थोड़ा ऊंचा पद होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उसने इलाहाबाद जिले में कड़ा मानिकपुर का क्या किया, जागीरदार था अलाउद्दीन। उसके बाद इसने क्या किया, भारी विजय अभियान किए, मतलब बहुत महत्वाकांक्षी था। इनफैक्ट ये जागीरदार होते हुए ही साउथ इंडिया में देवगिरी तक को जीत के आ गया था। देवगिरी नहीं, मतलब हाँ, देवगिरी तक पहुंच गया था। ठीक है, बाद में देवगिरी को जीता कौन, अलाउद्दीन खिलजी का ही गुलाम। तो उसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी कड़ा मानिकपुर में। दरअसल क्या हुआ था कि साउथ इंडिया से जीत करके आया था तो बहुत सारा धन लेके आया था। तो जलालुद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर गया अपने भतीजे से मिलने और हिस्सा लेने लूट में। तो वहीं पर क्या किया, अपने चचा जान को निपटा दिया या ससुर जी को, और क्या किया, खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर मानता था, और ये विजय अभियानों पर निकलने का प्लानिंग में था कि हम जो है सिकंदर की तरह विश्व विजय के अभियान पर निकलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ये 2 प्लान किया था। एक किया था कि हम नया धर्म चलाएंगे एक, और खुद को खलीफा घोषित करने के प्लान में था, मतलब ऑलमोस्ट कर ही दिया था। लेकिन मिल गए एक मौलवी साहब जो को ये क्या करता था, मतलब पसंद करता था उनके विचारों के लिए और उनकी सलाह मानता था। होता है ना, कुछ लोग प्रभावशाली होते हैं आपके जीवन में जिनकी सलाह आप आम तौर पे नहीं टालते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि देख भाई, सिकंदर वाला काम तुम नहीं करो क्योंकि तुम्हारे पास वैसी सेना नहीं है। एक दूसरा बात क्या है कि सिकंदर का जो सर्कमस्टांसेस था वो सर्कमस्टांसेस तुम्हारे साथ है नहीं। अभी अभी जो है एस्टेब्लिश शासन व्यवस्था तुमको मिला नहीं है। तुमको अभी अभी मतलब क्या छोटे से क्षेत्र पे अधिकार किए हो ससुर को मार करके, तो मत करो। झूठ मूठ का जो मिला है राज्य खत्म हो जाएगा, तो मान लिया बात। दूसरा चीज बोला कि ये नया धर्म शुरू मत करो, इसी को मजबूत करो। ठीक है,
तो वो बात भी मान लिया और इसने दोनों ही क्या किया, प्लान छोड़ दिया। लेकिन हाँ, सिकंदर सानी का उपाधि लिया था तो बोला उपाधि नहीं छोड़ेंगे। बोला ठीक है उपाधि रखे रहो। तो सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद इस ये हो गया। फिर आया कौन, तो तुगलक वंश। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। तुगलक वंश सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला वंश था। जो ये मोहम्मद बिन तुगलक सुनते हैं ना, तुगलकी फरमान, इसी वंश का था। वैसे हम लोग तुगलकी फरमान बोलते हैं, लेकिन ना मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत का, इवन कहा जाता है कि पूरे मध्यकाल का सबसे समझदार शासक था। प्रॉब्लम समझदारी में नहीं था, प्रॉब्लम था कि उसके समय से आगे था। समझदार इतना था कि वो अपने समय से आगे था, इसलिए उसके डिसीजन समझ में लोगों को नहीं आते थे। हालांकि कुछ चौपट किस्म का डिसीजन दिया भी था, तो उसके बारे में हम एक बात बताते हैं। अभी जो हम लोग सिक्का यूज करते हैं या नोट यूज, पैसा यूज करते हैं, इस पैसे को पता है क्या बोलते हैं, इस पैसे को बोलते हैं टोकन मनी। टोकन मनी बोलते हैं कि ये बस एक टोकन है, उसका वैल्यू उतना नहीं है। पहले जो सिक्के होते थे, जैसे सोना का सिक्का होता था, तो सोने के धातु का भी मूल्य होता था अपना, और जो उसके ऊपर लिखा रहता था 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया, उसका तो मूल्य होता ही था, और प्लस सोने का भी मूल्य होता था। पर आज जो आपको 100 रुपये का नोट मिलता है, अगर उसके ऊपर काला कलर से पोत दिया जाए, मतलब कलर चढ़ा दिया जाए और कुछ ना दिखे, तो उस कागज के टुकड़े का कोई वैल्यू होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है, तो उसको कहते हैं टोकन मनी। और आपको पता है भारत में पहला टोकन मनी कौन चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था। सोच के देखिए अपने समय से कितना आगे था ये। पर क्या है कि जनता को समझ में नहीं आया इसका बात। स्वाभाविक है, समय के साथ चलना चाहिए, ना समय से आगे ना समय से पीछे, दोनों ही जाते हैं। तो खैर जो भी है, तो तुगलक वंश, हम लोग तुगलक वंश को करके उसके बाद फिर कंप्लीट भी खत्म करेंगे क्लास को। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिया किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, और इस वंश ने 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। तुगलक वंश दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाला सबसे लंबा वंश था, लंबे समय तक चला था। गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था, जाने दीजिए। यह वंश कराना तुर्क के वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के पिता कराना तुर्क थे, तो कराना तुर्क था ये। ठीक है, बस इतना, इसके बाद इसमें कुछ है नहीं। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बस एक बात याद रखिएगा कि तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक इसी को कहते थे। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक, गाजी शब्द ना इस्लाम में बड़ा ये माना जाता है, जिसने क्या किया, इस्लाम का परचम लहराया, काफिरों को क्या किया, पर विजय प्राप्त की, उसको क्या बोला जाता है, गाजी। तो खैर ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा कि अगर ऐसा करने के प्रयास में मर गया तो शहीद ना। और चलिए ये हो गया, तो शहीद दरअसल गाजी होते हैं। और मतलब इस्लामी परंपरा के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। इसका पुराना नाम क्या था, ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां था, और जौना खां ही क्या बना, इसी के नाम पे जौनपुर है। जौना खां ये मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण किया और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया। ठीक है, इसके समय में कहानी सुनिए, क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जब सत्ता पे आया ना, तो इसके समय में एक मोरक्को का यात्री आया भारत। क्या नाम था उसका, इब्न बतूता नाम था। मोरक्को यात्री का नाम क्या था, इब्न बतूता था। इस्लामी विद्वान था, स्कॉलर था। तो उसके विद्वता से मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रभावित हुआ। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रभावित हुआ तो उसको बना दिया काजी। कहाँ का, दिल्ली का। काजी होता है प्रधान, मतलब न्यायाधीश जैसा कुछ, जो इस्लामी कानून के अनुसार न्याय करता है। तो दिल्ली का काजी बन गया ये, और बोला यही रह जाओ। तो वहीं पर उसने उसे तुगलक के राज दरबार के ही एक व्यक्ति की बेटी से उसकी शादी करा दी गई, और दिल्ली में फाइनली वो बस गया। ठीक, उसके बाद मोरक्को से आया था, मूर देश, उस वक्त क्या कहते थे, मूर देश कहते थे। इसलिए एक किताब भी लिख दी तारीखे फिरोज शाही नाम से। ठीक है, नहीं, तारीख फिरोज शाही तो जियाउद्दीन बर्नी का किताब था। ठीक है, उसने उस वक्त दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत चीज़ बताया। इसने अपने किताब में बताया था कि जब वो दिल्ली आया था ना, तो उसको
दिल्ली की सीमा पर रोक दिया गया कुछ सैनिकों द्वारा, और उससे पूछा गया कहाँ से आए हो, क्या आए हो, दस्तावेज वगैरह। तो उसमें मतलब अधिकार करता है पूरा, मतलब बताता है कि पूरा दिल्ली में उस वक्त कस्टम विभाग था। फिर दिल्ली सल्तनत के समय एक उन्नत डाक व्यवस्था भी थी, ये बताता है। और उसमें वो बताता है कि डाक व्यवस्था कैसे काम करता था कि हर कुछ किलोमीटर के ऊपर, मतलब कुछ दूरी पर क्या होता था कि एक ऑफिस बनाया गया था, और चारों दिशाओं में। और चिट्ठी पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक एक व्यक्ति दौड़ते हुए जाके उसको चिट्ठी पहुंचा करके फिर आ जाता था अपने कहाँ ऑफिस। और उस ऑफिस वाले जैसे यहाँ से वाले यहाँ तक पहुंचा दिए, यहाँ वाले यहाँ तक, फिर यहाँ वाले क्या हुआ यहाँ तक दौड़ के पहुंचा दिया, फिर यहाँ वाला यहाँ तक पहुंचा दिया, सभी दिशाओं में था, और दौड़ दौड़ के चिट्ठी पहुंचाया जाता था। बड़े कमाल कमाल के शब्द इसने मतलब क्या कहते हैं मतलब ये बताए हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक को शक हुआ कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है दरबार में हटाने के लिए। तो उसने क्या किया, जिसके ऊपर शक था कि मोहम्मद बिन तुगलक को हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उसने क्या किया, सबको फांसी पे टंगवा दिया। शक था तो फांसी पे टांग दो इसको, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब समस्या कब हुआ कि जो ससुर जी थे, किसके, इब्न बतूता के जो ससुर जी थे, उन पे भी शक हो गया कि ये भी जो है क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक को हटाने में शामिल था। तो उसके ससुर को भी टांग दिया गया फांसी पर। तो इब्न बतूता को ये लगा कि अब कहीं तुगलक हमको भी ना टांग दे कि इसके ससुर शामिल थे तो ये भी शामिल होगा। तो वो क्या किया, भाग गया, दिल्ली के बॉर्डर पे पकड़ाया, पकड़ के इसको हाजिर किया गया कहाँ, दरबार में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक पूछा इसको कि एक बात बताओ, तुम भाग क्यों रहे थे? तो बोला क्या कि हमको लगा कि आप हमको भी फांसी पे टांग दीजिएगा, क्योंकि आपको शक होगा कि हम जो है आपको हटाने में शामिल थे, जबकि ऐसा है नहीं, हम आपको हटाने में शामिल नहीं थे, आपको गद्दी से हम हटाने के षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को दया आ गया, बोला ठीक है चलो जाओ, तुमको छोड़ देते हैं। तो फिर इब्न बतूता को लगा कि आज तो हमको छोड़ दिया, लेकिन कल को फिर शक हो जाए, टांग दे तो बोला ना, हम ना अब अपने घर जाना चाहते हैं। कहाँ? तो मोरक्को जाना चाहते हैं। तो फिर तुगलक बोला एक काम कर दो, चीन से एक आया है संदेशा कि आप अपने कुछ दूत मंडल भेजिए चाइना, ताकि व्यापारिक संबंध स्थापित किया जा सके। तुम ना उस दूत मंडल का हेड बन के जाओ और ये काम करके आ जाओ, फिर हम तुमको जाने देंगे। कहाँ? तो तुम्हारे देश मोरक्को चले जाना उसके बाद। तो इब्न बतूता तैयार हो गया, क्योंकि तैयार नहीं होता इसका कोई ऑप्शन तो था नहीं, टांग देता। तो इब्न बतूता क्या किया, समुद्री रास्ते से चाइना गया पूरे दल बल के साथ, जो पूरा व्यापार मंडल लेकर के चीन गया, चीन के वहाँ के शासक से मिला, सारा बात कर लिया। उसके बाद भारत लौटते समय उसको लगा कि अगर हम वहाँ दिल्ली लौट जाएंगे तो दिल्ली लौटने के बाद क्या होगा कि कहीं हमको वापस से ना टांग दे, ना जाने दिया जाए। वो अपने दूत मंडल को बोला कि तुम लोग चले जाओ, संदेश दे देना, अब काम हो गया है। और वो चाइना से ही भाग गया अपने देश। ठीक है, तो चाइना से ही क्या किया, इब्न बतूता अपने देश मोरक्को चला गया। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ पता नहीं, वो इतिहास के अंधेरी क्या बोलते हैं, अंधेरे में खो गया। तो तुगलक वंश के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत हमारे पास इब्न बतूता के वर्णन है, जो मोरक्को देश का यात्री था। उस वक्त मोरक्को को भारतीय लोग मूर बोलते थे। क्या बोलते थे? मूर। तो इसलिए कई बार जो है, एक दो बार सवाल मैंने खुद देखा कि मूर देश से कौन आया था, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि मूर देश से कौन आया था। जैसे यवन किसको बोला जाता था, यूरोपियंस को हम लोग यवन बोलते थे, तो ठीक वैसे ही मूर बोलते थे मोरक्को को। तो आज का क्लास सर बाहर आ गए हैं, आज का क्लास यही, ये स्टोरी के साथ कल हम लोग क्या करेंगे, तुगलक वंश स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तुगलक वंश को कल हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, उसकी वाइफ और बच्चे का क्या हुआ? अरे वाइफ बच्चे इंडिया में है और क्या, उसके अब कई सारे छोड़ के भाग गया वाइफ और बच्चों को। अब सर आ गए हैं। ठीक है, बाय। तो एक कहानी समझ में आया आप लोग को? अब इब्न बतूता के बारे में नहीं भूलेगा। एक मिनट सर। ठीक है, बाय।